नंबर 21 कह रहा है ईच साइड ऑफ मेटेलिक क्यूब ऑफ मास। अब मास गिवन है मेटेलिक क्यूब का 5.580 किलोग्राम और उसकी साइड भी गिवन है साथ में एल। कह रहा है साइड गिवन है 9.0 सेंटीमीटर। कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू, मतलब हमें सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान रखना है। द डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्वेश्चन वैसे तो इजी ही है, 5.580 किलोग्राम अपॉन साइड ऑफ क्यूब, ईच क्यूब दे रखा है, ठीक है, साइड दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर। तो 0.09 का क्यूब, तो 0.0। अब इसको थोड़ा सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 का क्यूब हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 10⁻³ सॉरी 3 2 2 2 6। तो हो जाएगा 81 इंटू 9 9 8 9 72। तो ये आ जाएगा 72। तो 7.29 5.580 अपॉन 7.29 इंटू 10⁻⁴। ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.654 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो वैसे तो डेंसिटी ये आनी चाहिए, बट इससे इसका आसपास का कोई आंसर है, देखते हैं। बट हमें ये देखना होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए आंसर में। अब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर है 4, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही लेते हैं जो कम वाले होते हैं, मतलब कि 2 लेंगे। अब यहाँ पे 7.6 नहीं ले सकते क्योंकि ये 5 से ज्यादा आ रहा है, फिर 5.4 आ रहा है, तो इसको 7.7 कर देंगे। 7. राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा अगर सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग देखना है तो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास जो डेंसिटी आएगी वो आ जाएगी 7.7 10⁻²। तो ऑप्शन 2 विल बी आर राइट आंसर। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है एक ट्रैवलिंग वेव है y = 2 cos 2π 10t माइनस 0.0080 x प्लस 0.35। ऐसा ये y की वैल्यू सब दे रखी है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे रखा है। अब ये कह रहा है x y t सब कुछ ठीक है, फेज बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस दे रखा है 0.5 मीटर। तो सबसे पहले तो लेमडा निकालो। लेमडा क्या होता है, देखो 2 cos ओमेगा हो जाएगा 2π इंटू टी, है ना। k की वैल्यू आएगी 2π इंटू 0.0080। ये k की वैल्यू आ गई। ये 2π को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे ना, तो k की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए है लेमडा। k होता है 2π/λ, तो 2π इंटू 0.0080। तो लेमडा की वैल्यू आएगी, लेमडा ऊपर जाएगा, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, 1/0.0080। तो लेमडा इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 1234 अपॉन 80, 0 से 0 गया। तो लेमडा आ जाएगा अपने पास कितना, 125 सेंटीमीटर। तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1.25 मीटर। अब 1.25 मीटर इस फॉर्मूले में रखेंगे हम फाई निकालने के लिए, फेज निकालना है ना। तो फाई आ जाएगा हमारे पास 2π अपॉन 1.25 इंटू 0.5 ऐसा।
तो यह आ जाएगा 0.85 विच इज ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज आवर आंसर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 का डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस तरह से एक ट्रायंगल है, सॉरी प्रिज्म है। कह रहा है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू, मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो हम उसको एक अलग कलर से ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह से लाइट आ रही है, ऐसे होकर के जा रही है। ठीक है, अब कह रहा है पासिंग थ्रू प्रिज्म इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म है। अब कह रहा है रे रिफ्लेक्टेड क्यू आर, ये क्यू और ये आर इज पैरेलल टू बेस, इस बेस के पैरेलल है, मतलब ये एंगल 60 हो जाएगा बेटे। हाँ, ये 30 हो जाएगा, 30। देखो पूरा 90 होता है नॉर्मल पे, ये नॉर्मल पे पूरा 90 होता है। अब ये और ये क्यू आर और ये बेस, ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ये 60 तो ये 30 बचा, ये 30, ये भी 30, तो R1 R2 30 आ गए हैं, A हमारे पास 60 है। अब फर्दर I दे रखा है, I एंगल I 50, E भी 50 हो जाएगा, E भी 50 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, कह रहा है देन द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस ई माइनस ए। I प्लस ई हो जाएगा 100 माइनस का 60, डेल्टा बराबर 40, डेल्टा इज इक्वल्स टू 40 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 I प्लस ई, 50-50 हो गए ना दोनों, I और E 50-50 100 में से 60 जाएगा तो 40 बचेगा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इन द शोन बिलो, ठीक है, द वोल्टेज अपेयरिंग अक्रॉस, रुको डायग्राम बनाता हूं मैं। तो ये वोल्टेज दे रखा है इस तरह से और ये हमें एक रेक्टिफायर दिया हुआ है भाई। ठीक है, ये रेक्टिफायर दिया हुआ है, ये V है, ये T है। अब कह रहा है भाई हमसे अक्रॉस डायोड विल बी, कुल मिला के आउटपुट पूछा है VD। अब देखो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है तो हाफ ही वेव क्या होगी, रेक्टिफाई होगी। फर्स्ट हाफ के लिए ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, सेकेंड हाफ के लिए रिवर्स बायस, तो सेकेंड हाफ दिखेगी नहीं, फर्स्ट हाफ दिखेगी। आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि ऑप्शन 2 में ही है जो हाफ वेव रेक्टिफाई हो रही है और हाफ क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो आंसर विल बी 2 फॉर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है फॉर अ सिंपल पेंडुलम, for a simple pendulum time period is t, the variation of kinetic energy with time। अब काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन अगर हम बात करें, वैसे तो हमें सिंपल पेंडुलम के लिए पता ही होता है कि कुछ ऐसा बनता है वेरिएशन। ठीक है ना, कितना होता है, हाफ m a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ m a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और वैसे अगर देखें, ठीक है ना, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होता, हाफ m और a ओमेगा कॉस ओमेगा t का स्क्वायर, ये हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। तो उस हिसाब से साइनोसॉइडल बनेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है रजिस्टर कनेक्टेड टू बैटरी 12 वोल्ट। तो हमने 12 वोल्ट की बैटरी के साथ एक रजिस्टर कनेक्ट किया और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.8। ये बनता है, मैं इसको बता देता हूँ कैसे होता है। ये रेजिस्टेंस है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 12 ओम, ये है
करंट है I 0.6 एम्पियर, 6 नहीं 0.6 एम्पियर, और ये V है ना। तो V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ई माइनस आई आर होता है, ठीक है ना। या अगर ऐसे नहीं भी करना है तो भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, इससे भी निकाल सकते हैं R प्लस आर इंटू आई, आर प्लस आर इंटू आई, तो V आ जाएगा। तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, V बराबर R प्लस आर 14 इंटू 0.6, 14 इंटू 0.6, यह आ जाएगा 10.8 वोल्ट। 10.8 वोल्ट यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 का 27। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू राइज अ मास m फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो मतलब सरफेस से हम लोग कितना ऊपर तक ले गए, h इज इक्वल्स टू r तक, आपने कितना वर्क डन किया वो बताओ, ठीक है ना। तो वर्क डन होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, जी एम, पहले आप सरफेस पे थे r माइनस जी एम बाई 2r, बस इतना ही करना और कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो जी एम अपॉन आर, सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना, क्योंकि आंसर में जी दे रखा है स्मॉल जी, कैपिटल जी दे नहीं रखा, तो कैपिटल जी को एलिमिनेट करेंगे, जी एम कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन 2r, यह आ जाएगा जी एम अपॉन आर। अब ये जी एम अपॉन आर को, सॉरी जी एम अपॉन 2r, इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जी हो जाएगा अपने पास स्मॉल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। तो जी एम की वैल्यू हटाते हैं, सबसे पहले हमें स्मॉल एम तो रखना है, तो जी एम हो जाएगा जी इंटू आर स्क्वायर, जी एम इंटू आर स्क्वायर, सही रख देते हैं यहाँ पे। तो वर्क डन आ जाएगा अपने पास जी आर स्क्वायर एम अपॉन 2r, तो जी एम आर बाई 2, जी एम आर बाई 2, ऑप्शन 4 एम जी आर अपॉन 2, एम जी आर अपॉन 2 मगर अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट 100 वॉट। तो पावर दे रखी है, तो इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट 75 जूल पर सेकेंड, तो भाई पावर दे दी 100 वॉट और वर्क डन पर सेकेंड दे रखा है 75 जूल पर सेकेंड। अब पूछा है डेल्टा यू बाय डेल्टा टी पर सेकेंड। देखिए डेल्टा क्यू क्या होता है, क्यू बराबर यू प्लस डब्ल्यू और टी का डिवाइड कर दो रे, ये है 100 और ये है 75, 100 माइनस 75 बराबर ये आ जाएगा 25। तो डेल्टा यू आ जाएगा अपने पास, डेल्टा यू बाय टी 25 जूल पर सेकेंड, यानी कि 25 जूल पर सेकेंड होता है वाट, जूल पर सेकेंड होता है वाट, जूल पर सेकेंड होता है वाट। ऑप्शन आ जाएगा 3, ऑप्शन 3 से आंसर आ जाएगा, क्योंकि Q दे रखा है Q बाई टी, हीट सप्लाई 100, वर्क डन 25, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लग जाएगा, दैट्स इट। रूम हीटर इज रेटेड 400, तो रूम हीटर का जो वाट दे रखा है यानी कि पावर वो दे रखा है 400 वाट और वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट पे 400 वाट देगा, रेजिस्टेंस निकाल देंगे। चलिए आगे देखते हैं पहले क्या कह रहा है। अगर 200 वाट सप्लाई दी तो क्या हो, तो समझो पावर होता है v स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे, चलो छोड़ो, पावर बराबर v स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पर पहले पावर कितनी थी 400, v स्क्वायर था 220 का स्क्वायर अपॉन आर। अब r कितना है हमें नहीं पता। अब सेकंड केस में कह रहा है कि हमने v कितना दिया 200, देना तो 220 था पर दिया हमने 200, तो यहां आ जाएगा पावर डैश बराबर 200 का स्क्वायर अपॉन आर।
तो दोनों को डिवाइड कर दो, पावर डैश अपॉन 400 बराबर दिस 200 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 220 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे भैया इसमें इसका डिवाइड कर दिया, पी डैश आ जाएगा, पी डैश आ जाएगा हमारे पास 400 इंटू 200 अपॉन 220 का होल स्क्वायर 400, और इससे हो जाएगा ये कितनी बार, 0 से 0 गया, 20 से 22, 10 अपॉन 11 का स्क्वायर पी डैश। तो हमारे पास पी डैश आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से मैच करेंगे आंसर। ऑप्शन है 400 से कम 331, ऑप्शन 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 विल बी आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे देखते हैं। व्हेन अ रूलर फॉल्स वर्टिकली 5 डिफरेंट पर्सन्स कैच इट विद डिफरेंट रिएक्शन टाइम। तो एक रूलर है, इस तरह से उसको गिराया और 5 लोगों को पकड़ाया। समझो, अगर इस रूलर को मैं पकड़ूंगा, हो सकता है मैं यहां से पकड़ लूं, हो सकता है कोई छोड़ेगा, जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा वो यहां से पकड़ेगा, जिसका रिएक्शन टाइम और ज्यादा होगा वो यहां से, तो जिसका रिएक्शन टाइम कम होगा वो जल्दी पकड़ लेगा, नीचे से पकड़ लेगा, और फिर ज्यादा टाइम वाला ऊपर से पकड़ेगा, ऐसा कह रहा है। तो सबका रिएक्शन टाइम डिफरेंट है। पर्सन ए का है 20, सबसे कम है पर्सन ए का है 20, पर्सन सी का है बी का है 22, तो सबसे कम रिएक्शन टाइम है सी का। पर्सन सी का रिएक्शन टाइम सबसे कम है 18 सेकेंड। पर्सन सी का है 18.18 सेकेंड। फिर आएगा पर्सन सी के बाद आएगा पर्सन डी का है 0.19 सेकेंड, पर्सन ए का है 0.20 सेकेंड, पर्सन ई का है 0.21 सेकेंड और पर्सन बी का है 22 सेकेंड। ये सबके रिएक्शन टाइम दे रखे हैं। तो किसके में रूलर ज्यादा चलेगा भाई? जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा है, जैसे कि इसका, उसका रूलर सबसे ज्यादा चलेगा। सबसे पहले आएगा बी, फिर बी के बाद आएगा भैया ई, उससे कम चलेगा ए, उससे कम चलेगा डी, सबसे कम चलेगा सी, बी ई ए डी सी, बी ई ए डी सी। ऑप्शन आ जाएगा 4। आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 31। कंसिडर 2 अनचार्ज कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटेंस 200 पिकोफैरेड। अब कह रहा है वन ऑफ देम इज चार्ज, 100 वोल्टेज से हमने चार्ज कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद चार्ज आ जाएगा। नाउ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अनचार्ज, अमाउंट ऑफ लॉस, एनर्जी लॉस्ट इन प्रोसेस। देखो लॉस ऑफ एनर्जी हम सीधे लिख सकते हैं, आप समझिए। इनिशियली इसको जब चार्ज करेंगे इसके पास एनर्जी आ जाएगी हाफ CV², ठीक। फिर क्या होगा, 2 को पैरेलल जोड़ दिया, जब हमने 2 को पैरेलल जोड़ दिया तो कैपेसिटेंस हो जाएगा हाफ, कैपेसिटेंस हो जाएगा C और C डबल। चलो तो यहाँ पे C हो जाएगा 2C, आइडेंटिकल है, ठीक है ना। तो बट यहाँ पे हमारे पास V कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, तो हम लगाते हैं Q²/2C वाला। इनिशियली इसके पास चार्ज आएगा Q²/2C। अब क्योंकि बाद में चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे अगेन, यहाँ पे 2C, तो Q²/2C डैश, और C डैश की वैल्यू है 2C, तो हो जाएगा 1/4 Q²/2C। भाई 2C रख देंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो चेंज इन एनर्जी आएगा हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो Q²/4C माइनस Q²/2C, तो Q²/4C, ये आंसर आएगा। अब हमारे पास Q तो है नहीं, Q बराबर CV होता है, तो Q बराबर CV, तो C²V²/4C, तो C से C गया, CV²/4, C दे रखा है हमें यहाँ पे 200, तो 200 और V दे रखा है 100। अच्छा पिको फैरेड दे रखा है, तो पिको मतलब 10⁻⁻12, और वोल्टेज दे रखा है 100, तो 100 × 100
अपॉन 4, ठीक है ना। तो 12 3 6 ये से 6 बचेगा पावर -6 और इससे जाएगा 2, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल, इतना 0.5 इंटू 10, ऑप्शन 2 आंसर आ जाएगा। कौन सा नंबर हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, कहाँ है हमारा क्वेश्चन 32, हाँ। कह रहा है सविता, 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, while conducting an experiment to determine effective length of simple pendulum, तो एक सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ निकालनी है इसको। नोट्स डाउन द डेटा ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट 30 ऑसिलेशन इज 60 सेकेंड। तो 30 ऑसिलेशन 60 सेकेंड में पूरा कर रहा है वो, उसका टाइम पीरियड हो जाएगा अपने पास हाफ। तो टाइम पीरियड हमारे पास हाफ सेकेंड के आसपास आ रहा है भैया। 30 सेकेंड, 30 ऑसिलेशन हो रहे हैं 60 सेकेंड में, यानी कि एक ऑसिलेशन होगा 2 सेकेंड में, टाइम पीरियड आएगा 2 सेकेंड। टाइम पीरियड आएगा 30 ऑसिलेशन 60 सेकेंड में, तो एक ऑसिलेशन होगा 2 सेकेंड में। टाइम पीरियड दे दिया। अब कह रहा है हेंस कैलकुलेट द लेंथ। अब लेंथ निकालना है, पाई स्क्वायर दे रखा है 9.8, जी की वैल्यू 9.8, तो टी बराबर होता है 2 पाई अंडर ऑफ एल बाई जी, तो आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जी बराबर एल। तो एल यहां से कैलकुलेट कर देंगे, टी स्क्वायर आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 9.8 अपॉन 4 इंटू 9.8। पाई स्क्वायर की वैल्यू सीधे 9.8 दे रखी है, से कैंसिल हो गया, एल बराबर आ गया 1 मीटर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट दे रखा है 5 एम्पियर, इसकी पीक वैल्यू दे रखी है आई नोट। चलिए हाँ, तो यहाँ पे पीक वैल्यू दे रखी है आई नोट कितनी, 5 एम्पियर। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्ज। हाउ लॉन्ग विल करंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 रीच टू पीक वैल्यू। भाई फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड हो जाएगा हमारे पास 1/60 सेकेंड्स। अगर ये 1/60 सेकेंड्स है तो सोचिए, कह रहा है हाउ लॉन्ग विल द करंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू टेक टू रीच पीक। तो 0 से स्टार्ट होकर पीक तक आने में कितना समय लगता है पता होना चाहिए है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ फिजिक्स है नहीं, टोटल बेसिक मैथ्स है। ये टाइम हो गया t, तो t का t/4 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 t/4, तो यहां से 0 से पीक तक आने में कितना टाइम लगेगा, t/4 यानी कि t/4 यानी कि 1/240, इतना टाइम लग जाएगा 240, यानी कि ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन द लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है, उसमें लाइट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। इफ रिड्यूसेस इन वन रीजन प्रोड्यूसिंग अ डार्क फ्रिंज, इट इंक्रीजेस इन द अनदर रीजन प्रोड्यूसिंग ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, एज देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, these phenomena are consistent with the principle of conservation of energy। सेकेंड कह रहा है बी, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक exhibited only by light waves, choose one of the correct answer from options। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की ए की, देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, सही बात है, एनर्जी का लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा सकते हैं। पर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन केवल लाइट ही करती है ऐसा नहीं है। इंटरफेरेंस तो किसी भी वेव का हो सकता है, साउंड वेव का भी हो सकता है, स्ट्रिंग में जो वेव्स होती हैं उनका भी तो इंटरफेरेंस होता ही है ना, स्टैंडिंग वेव बनती है।
स्टैंडिंग वेव बन जाती है, मतलब इंटरफेरेंस मीन्स सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो ये और दूसरी वेव्स का भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लाइट वेव का ही हो, ठीक है। तो इसमें हमारा कंक्लूजन भी बता देता हूं। ऑप्शन ए इज ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आंसर आ जाएगा ऑप्शन एक आ जाएगा। ऑप्शन 1 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अ बॉक्स ऑफ मास 15 kg, सही बात है 15 kg का एक बॉक्स है, इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ अ स्टेशनरी ट्रॉली। तो एक ट्रॉली है, उसके फ्लोर पे रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रॉली। मान लो ये ट्रॉली है और ये बॉक्स है, यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दे रखा है 0.12। Keeping the box in stationary state over the trolley, the maximum acceleration with which the trolley can move horizontally. हाँ ठीक है ना, अगर ये ट्रॉली आगे जाएगी तो इसमें पीछे सूडो फोर्स लगेगा। अब ये कह रहा भाई उसको फ्रिक्शन बचा सकता है, ये पीछे फिसलना चाहेगा तो फ्रिक्शन भी आगे लगेगा, ये फ्रिक्शन आगे लगेगा, इसको पीछे जाने नहीं देगा। तो कह रहा है कितने उससे जाए कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा मतलब जो है स्लाइड ना करे, स्किड ना हो। उसके लिए हम लिख सकते हैं भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एम जी। इससे ज्यादा फ्रिक्शन तो काम करेगा नहीं, इससे ज्यादा अगर फोर्स लगा सूडो तो भाई वो स्लाइड कर जाएगा। तो ये म्यू एम जी, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.12, एम की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे 15 kg, और जी की वैल्यू होती है 10, ये एफ आ गया, ठीक है ना। बट हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन होता है एफ अपॉन एम, तो 0.12 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन 15 से 15 गया तो आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 का 36 क्या है, द सम ऑफ के एंड पी ऑफ सिंपल पेंडुलम बॉब। एक मिनट, तो टोटल एनर्जी दे रखा है पेंडुलम का 0.02, ये होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट होता है। द स्पीड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज अप्रोक्सीमेटली। तो हमसे पूछा है, स्पीड पूछी है किसकी, बॉब की। अब कह रहा है कि स्पीड निकालो सिंपल पेंडुलम बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ठीक है। एक मिनट, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। पोटेंशियल एनर्जी 0 का मतलब है कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी भाई, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर 0.02, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा 2 इंटू 0.02 अपॉन मास, ये इसका अंडर रूट, और हमें मास कितना गिवन है, सिंपल पेंडुलम का मास है 20 ग्राम। तो 2 इंटू 0.02 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 10⁻² अपॉन 20 इंटू 10⁻³ का अंडर रूट। तो v जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट √2 के आसपास कुछ, है ना। ये 1 2 3 4 4 कर जाएगा, 2 पर बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1.41, ठीक है। ऑप्शन नंबर 36 का आंसर, चलो करते हैं, ये 2 से 2 गया, 10⁻⁴, 4 ऊपर जाएगा 2 तो बाहर आएगा एक तो 10 और बचेगा √2। √2 होता है 1.41, तो 1.41 इंटू 2 सॉरी इंटू 10 तो 14.1। ऑप्शन आ जाएगा अपने पास बी, ऑप्शन बी मतलब 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन 37 में कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है वो बताना है। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 कह रहा है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस
इज प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू 1/3। नहीं यार, ये वॉल्यूम ए रेस टू 1/3 नहीं होता, प्रोपोर्शनल ए के प्रोपोर्शनल होता है। ये आर होता है, आर प्रोपोर्शनल होता है 1/3 के, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, हाँ वॉल्यूम प्रोपोर्शनल होता है, ये आर के प्रोपोर्शनल होता है। आर इज टू आर नोट ए रेस टू 1/3 होता है। तो अगर हम आर का क्यूब करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। अच्छा जी, ये बताना है कि कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है, चारों स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे। द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम एंड न्यूक्लियस, नहीं ये कह रहा है मास डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है। मास डिफेक्ट होता है मास डिफेक्ट डेल्टा एन, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सारे पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास, तो सब पार्टिकल का मास सारे माइनस मास ऑफ एटम। तो जैसे मान लो 5 प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन मिलके एक न्यूक्लियस बना, एक एटम बना, तो उसका मास उन सभी के मास से कम होगा, उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है। तो ऑप्शन ए गलत है, बी सही है, सी गलत है, और डी की बात करें, कह रहा डिफरेंस इज मास ऑफ न्यूक्लियस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड, हाँ ये ऑप्शन डी सही, जो मैंने बताया ना, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल माइनस मास ऑफ एटम इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। सही बात है, ये सही है, ऑप्शन बी और डी सही है, ए और सी गलत हैं। ऑप्शन बी एंड डी आर ट्रू, ऑप्शन ए एंड सी आर फॉल्स, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। कह रहा है एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील ओमेगा 600 आरपीएम से रोटेशन पर मिनट से, सॉरी हाँ 1200 आरपीएम कर दिया, 600 से 12 कर दिया, तो उस टाइम में कितना घूम लिया भाई, ये कितने चक्कर काट लिया। तो हम लोग बेसिक इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइम लगाया है 10 सेकेंड। ओमेगा फाइनल इज टू ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा टी, नहीं ये तो नहीं लगाएंगे, ओमेगा फाइनल स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर माइनस 2, ये लगाएंगे 2 अल्फा थीटा। अब अल्फा निकालना पड़ेगा, 2s, नहीं ये भी नहीं लगा सकते, हम लगाते हैं थीटा इज टू ओमेगा इनिशियल माइनस और टी प्लस, सॉरी प्लस आएगा। दो इक्वेशन लगानी पड़ेगी। अब हमें निकालना है यहाँ पे थीटा, तो यहाँ तो हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, 2 बार ये और ये। यहाँ से अल्फा निकालते हैं पहले, इसके लिए हम पहले अल्फा, तो यहाँ से अल्फा निकालेंगे सबसे पहले 1200 माइनस 600 अपॉन 10, 60 आ जाएगा। ठीक है, फिर साइड इसमें रख देंगे, साइड सेकेंड वाले में, तो ये आ जाएगा फाइनल, ओमेगा फाइनल आएगा हमारे पास 1200 का स्क्वायर माइनस 600 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 60, यह आ जाएगा थीटा। भैया कितने चक्कर लगाए, यहाँ से निकालेंगे 1440000, ऐसा करो 144 माइनस 3600 इंटू 10⁻⁴ अलग से ले लिया अपॉन 2 इंटू 60, यह आ जाएगा अप्रॉक्स 150 आएगा क्या, 2 इंटू अल्फा, सही है, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आंसर हमारा 150 के आसपास कुछ। ठीक है, ठीक है, ये आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा, थीटा क्या करेंगे, हाँ हमने यहाँ गड़बड़ ये कर दी, ये मिनट है ना, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक 60 का डिवाइड और करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 108 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2 इंटू 36 इंटू 10⁻²,
अब सही है। तो ये हो जाएगा 3 बार और ये जाएगा 10⁻² बार। ये हो जाएगा 1.5, 150 रोटेशंस। आंसर आ जाएगा थीटा। ये ऑप्शन है हमारे पास डी, ऑप्शन 4। ऑप्शन कौन सा है? ये 4 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। 39 कह रहा है अ सबमरीन इज डिजाइंड टू विदस्टैंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी एट अ एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है? 100। पी एब्सोल्यूट आएगा 100 एटीएम। अब ये पानी के अंदर कितना जा सकती है ये पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो P इक्वल्स टू पी नोट प्लस रो जी एच होता है, हमें H निकालना है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे H की, तो ये इसको माइनस कर दो, ये तो उधर रखा है 100 - 1, 101 प्लस रो जी एच, तो रो जी एच की वैल्यू आएगी 99। रो जी एच की वैल्यू 99 आ गई, तो H आ जाएगा 99 अपॉन, अच्छा एटीएम भी है 10⁻5 कर देते हैं। एटीएम का मतलब होता है 1 एटीएम होता है 1.01 इंटू 10⁻5 पास्कल। तो लगभग 10⁻5 पास्कल। अप्रोक्सीमेट आंसर अभी निकाल देता हूं मैं। रो दे रखा है 1000, जी की वैल्यू 9.8, 10 ही रख लेते हैं अप्रोक्सीमेट 10⁻5। तो कितना आ जाएगा? वेट अ मिनट। तो जो H की वैल्यू आएगी यहाँ से वो आ जाएगी 990 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर अंदर तक जा सकती है भैया गाड़ी अपनी, मतलब सबमरीन 990 मीटर। ऑप्शन 4 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे अब हम। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 40? ये रहा। हाँ, मैच द लिस्ट। सबसे पहले है इसमें माइक्रोवेव। एक सेकंड। तो कह रहा है माइक्रोवेव, पता नहीं, चलो विजिबल लाइट। विजिबल लाइट होती है, बी का आ जाएगा 1, क्योंकि विजिबल लाइट तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है ना, फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। सही है। ऑप्शन सी गामा रे। गामा रे कब बनती है? गामा रेडियो एक्टिव डिके, तो सी के साथ आ जाएगा 2, ठीक है ना, सी के साथ 2। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड बनती है वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, तो डी के साथ आ जाएगा 3। तो फिर ऑब्वियस है ए के साथ आ जाएगा 4। भाई ए का मुझे नहीं पता था माइक्रोवेव का, लेकिन अगर हम ऑप्शन मैच करा रहे बाकी 3, तो चौथा अपने आप ही मैच हो जाएगा। तो आ जाएगा ए के साथ 4, बी के साथ 3, बी के साथ 1, बी के साथ 1। ऑप्शन डी यानी कि 4, ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है वो बताना है हमें। ऑप्शन ए कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स। अब भैया ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या वो कंडक्टर के सरफेस चार्ज पे डिपेंड करता है? मान लीजिए कंडक्टर है, तो इसके पास इसका सिग्मा कितना भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा। हाँ, सरफेस के अंदर तो 0 होता है। एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द, सॉरी, पहला स्टेटमेंट क्या है? इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0।
हाँ, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट बी पढ़ते हैं, ए ट्रू आ जाएगा, बी पढ़ते हैं, मैंने गलत पढ़ा था, बी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर डज नॉट, भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है, अगर हम कंडक्टर की बात करें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट होता है सरफेस के पास, है ना, या के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है सरफेस के पास, सरफेस तक, और बाहर भी ये होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बी वाला जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ए ट्रू हो गया, बी फॉल्स हो गया, बी फॉल्स। सी की बात करते हैं, कह रहा है द इंटीरियर ऑफ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज। इंटीरियर सही बात है, किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर में आप चार्ज दोगे वो बाहर आ जाएगा, इंटीरियर में चार्ज होता ही नहीं है, सही बात है, सी भी सही है। डी की बात करते हैं, कह रहा है एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से बाहर जो निकलता है वो नॉर्मली निकलता है, और जो एंटर होता है वो भी नॉर्मली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्मली इंटर करती है और नॉर्मल ही इमर्ज होती है, बाहर निकलती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉर्मली होगा एंट्री और एग्जिट पर, तो ये भी ट्रू हो गया। और स्टेटमेंट ई द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड, नहीं, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। E इज इक्वल्स टू dv बाय dr, तो ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो v कांस्टेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन ई जो होगा वो भी फॉल्स हो जाएगा। तो कौन कौन से ट्रू हो गए, ट्रू स्टेटमेंट बोला करेक्ट, तो ए सी डी ऑप्शन 3 आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 फॉर अ मेटल वर्क फंक्शन, आगे मॉडर्न पर वर्क फंक्शन दे रखा है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट गिव रेज टू फोटो इलेक्ट्रिक, कह रहा है भैया कि यहां पर देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं E बराबर होता है एच सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन ई, ठीक है ना। अब वर्क फंक्शन दे रखा है हमें 6.6, तो कह रहा है इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट रेज, प्लैंक कांस्टेंट दे रखा है 6.6 10⁻34, तो यहां पे आएगा, ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी वेवलेंथ है जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, मतलब अगर हम किसी रेडिएशन को इस पे डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आना चाहिए। अब देखिए E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, अगर आप लेमडा को बढ़ाओगे तो E कम हो जाएगा, लेमडा बढ़ेगा तो E कम हो जाएगा, तो हम जो सबसे बड़ी लेमडा है, लार्जेस्ट लेमडा, उसके लिए कह सकते हैं कि E सबसे कम होगा। यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट लेमडा जो है वो 200 नैनोमीटर दे रखा है, यानी कि ऑप्शन ए को हम करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसकी सबसे ज्यादा लेमडा उसकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द रेडियल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन दिस केस। तो कुल मिला के हमसे बोला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, मतलब n इक्वल्स टू 2, और n इक्वल्स टू 2 के लिए रेडियस पूछा है, तो ये हो जाएगा n इंटू ए स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर इंटू आर नोट। फर्स्ट अगर हम बात करें ऑर्बिट की रेडियस होती है 0.53, है ना, तो n स्क्वायर, n मतलब 2 का स्क्वायर
इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम, और आंसर हमारा मीटर में दे रखा है 10⁻⁻10 मीटर्स। ऑप्शन 4, ठीक है ना, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। वापस से स्टेटमेंट दे रखा है और उसका, ठीक है, बात करते हैं हम लोग स्टेटमेंट 1। व्हेन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस, when the forward bias voltage across a PN junction diode increases above a certain threshold value या voltage, the diode current increases significantly। सही बात है, अगर आप फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, सही है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट बी, द करंट इज कॉल्ड रिवर्स सिचुएशन करंट। नहीं, फॉरवर्ड वाले को तो फॉरवर्ड करंट ही कहेंगे ना। तो ऑप्शन मतलब जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है और बी क्या है, फॉल्स है। बी फॉल्स है और ए सही है। ए ट्रू और बी फॉल्स। स्टेटमेंट ए नहीं, स्टेटमेंट ए फॉल्स नहीं, स्टेटमेंट ए ट्रू, बी ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। अ फ्लास्क कंटेन आर्गन एंड क्लोरीन। A flask contain argon and chlorine in a ratio of 2:1। तो argon और chlorine है 2:1, ठीक है। The temperature of mixture is 27 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर आ गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 300 केल्विन, ठीक है। फिर कह रहा है VRMS किसका, ऑर्गन का, और VRMS क्लोरीन का रेशो बताओ। अच्छा, ऑर्गन का मास भी दे रखा है, इसका है 70, ऑर्गन का है 40 AMU और इसका है 70 AMU, है ना। 40 AMU 70 AMU ऐसा दे रखा है। तो हमें पता है, देखो वेलोसिटी होता है √3 kT/m, कैपिटल M। तो VRMS आता है प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/m के, √3 kT/m या RT कैपिटल M। तो √3 RT, R और T तो कांस्टेंट हो गया, बचा क्या, M। तो V प्रोपोर्शनल टू M, यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि V ऑर्गन का आएगा तो नीचे आ जाएगा मास ऑफ ऑर्गन, ऊपर आ जाएगा मास ऑफ क्लोरीन, ऐसे लिख सकते हैं। तो V ऑर्गन और V क्लोरीन मास ऑफ क्लोरीन है 70 और मास और ऑर्गन है 40। AMU है, कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। तो √7/4 ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा √7/2। तो ओवरऑल पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर सभी चैप्टर्स में से एकदम बैलेंस्ड था और पिछले 2 साल के मुकाबले पेपर बहुत इजी था। इस बार मुझे लग रहा है अगर मेरा असेसमेंट सही है तो काफी बच्चों के फुल आउट ऑफ फुल आ सकते हैं। तो जैसा भी आपका पेपर गया हो, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी अगर आपको और क्वेरी हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।